biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. खड़गे साहब, आपका समय आएगा. खड़गे जी, सभापति महोदय, going to get your time. Please wait. वंदे. आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए. सदन की गरिमा को बनाए रखें. आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा. सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे? सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने मन के मुद्दों पर चर्चा कर ली है। सरकार के मन का मुद्दा था वंदे मातरम, विपक्ष का फेवरेट मुद्दा था एसआईआर और चुनाव सुधार। 8 तारीख को लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस हुई और आज यानी 9 सितंबर को एसआईआर पर लोकसभा गरमाई रही। बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठा, वोट चोरी का सवाल राहुल गांधी ने उठाया, चुनाव सुधारों पर सलाह भी दी। अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की तो सत्ता पक्ष की तरफ से ललन सिंह, निशिकांत दुबे ने इतिहास का आईना दिखा कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी का अमित शाह का बार बार नाम लेना, सामने बैठे शाह की तरफ इशारे करना, जवाब मांगना भी चर्चा का विषय रहा। हालांकि संसद का यह एपिसोड शूट होने तक शाह ने कोई जवाब नहीं दिया है एसआईआर पर। राज्यसभा में जरूर गृह मंत्री वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते नजर आए। तो यही सब संसद में जो जैसा हुआ बताने के लिए एक बार फिर मैं सौरभ त्रिपाठी हाजिर हूं आपका शो संसद की बात लेकर। शुरुआत जाहिर सी बात है आज भी लोकसभा से ही करेंगे, मगर एसआईआर के मुद्दे पर चलने से पहले इंडिगो मुद्दे पर सरकार ने क्या दलीलें रखी हैं वो सुन लीजिए। मामले में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने सफाई पेश करते हुए कुछ पॉइंट्स रखे। कहा कि इंडिगो काम धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, यात्रियों को रिफंड दिए जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ये सब जो हिसाब दे रहे हैं, क्या वो ये हिसाब दे पाएंगे जो हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई और जिनका एग्जाम छूट गया, जिनकी शादी में अड़ंगा आया, जो 3 दिन से एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे भटक रहे हैं, उनका जो मानसिक शोषण हुआ उसकी भरपाई कैसी होगी? क्या मंत्री इसका जवाब दे पाएंगे? I would like to inform this august house that the disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. Indigo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1,800 flights yesterday and are expected to rise further today. All other airlines continue to operate smoothly across the country, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing, and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show-cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the aircraft rules and act, will be taken. जाहिर सी बात है, इस तरह के जवाब के बाद जो होना था वही हुआ। विपक्ष का विरोध और हंगामा। विपक्ष इन जवाबों से इतना नाराज हुआ कि वॉकआउट करने लगा। The government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably, and with the respect they deserve. Thank you, Honorable Speaker, sir. चलिए बातें हैं उस मुद्दे पर जिसके कारण संसद शुरुआत के दिनों ठप रही, एसआईआर का मुद्दा। संसद में एसआईआर की बहस की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को करनी थी, लेकिन राहुल गांधी शाम को बोलने आए। राहुल के बोलने के समय अमित शाह भी सदन में मौजूद थे और ये नज़ारा मजेदार था क्योंकि राहुल बार बार शाह का नाम ले रहे थे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग, यूनिवर्सिटी, खुफिया एजेंसियों, जांच एजेंसियों और इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। आरोप लगाया कि देश के बड़े विश्वविद्यालय की वीसी अब ज्ञान या तजुर्बे से नहीं बल्कि अपनी विचारधारा की वजह से चुने जाते हैं। Of in India, where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so, the process started and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter
whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. That is I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. राहुल गांधी ने आगे वोट चोरी के सबूत होने का भी दावा किया। सवाल किया कि एक ब्राजील की महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार कैसे आ सकती है। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. प्लीज, नो, 22 times this lady appears. एक मिनट माननीय सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए। मुद्दा बिहार वाले एसआईआर का भी आया। राहुल गांधी ने सवाल किया कि बिहार में एसआईआर के बाद जब वोटर लिस्ट को क्लीन किया गया, सुधारा गया, तब बिहार में 1.2 लाख फर्जी वोटर कहां से आए। भाषण के अंत में राहुल गांधी ने चुनाव सुधार के कुछ सुझाव भी दिए। साथ ही जाते जाते एक और कटाक्ष कर गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सबसे बड़ा देशद्रोह वोट चोरी है। सुनिए। In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. अब राहुल गांधी ने बिहार का जिक्र किया तो भाजपा नेता संजय जायसवाल का जवाब भी आपको सुना देते हैं। वो बोले, जिनका बिहार एसआईआर में नाम कटा, हो सकता है कि वो बांग्लादेश के हों या रोहिंग्या हों।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठाती है, लेकिन पहली वोट चोरी 1947 में हुई जब पटेल के बजाय नेहरू को चुन लिया गया। सुनिए। और अगर वोट चोरी कांग्रेस को समझना है तो सबसे पहले वोट चोरी कहाँ हुई थी अध्यक्ष सभापति महोदय? सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। वोट चोरी 1987 में जम्मू कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारूक समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे विरोधी दल, उनको भगा दिया गया और उसके बाद कश्मीर ने 1987 के बाद उग्रवाद का ऐसा भयावह दौर देखा जो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी का नतीजा था। बिहार में जब एसआईआर हुआ है तो 35 लाख लोग ऐसे मिले जिन्होंने फॉर्म 6 भरा ही नहीं। हो सकता है बिहार से बाहर भी गए हों, पर यह भी हो सकता है कि वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो जो डर के मारे फॉर्म 6 नहीं भरा। और यही चीज जो है वह हमारे कांग्रेस के साथियों को बहुत पीड़ा देता है कि अगर बिहार में फॉर्म 6 नहीं भरने वाले 35 लाख लोग हैं तो ये बंगाल में कितने होंगे? इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए ये चिंतित हैं। विपक्ष की ओर से मोर्चा संभालने वाले एक और नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्ता पक्ष वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती कर रहा है। अखिलेश यादव ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव का भी समर्थन किया। अखिलेश ने बिहार में 10,000 रुपए बांटने का भी मुद्दा उठाया। कहा कि जब सपा सरकार फ्री मोबाइल दे रही थी तो ईसीआई की ओर से रुकावट आई, पर बिहार में नहीं। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, अध्यक्ष महोदय, ये जो नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या ना बोले तो अच्छा ही है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, पर अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है अखिलेश जी से। अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है। ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये अनपढ़ इसलिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें, अगर ये जानते हो। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है। ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? बंगाल में चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, तो वहां के तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी की बात भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में एसआईआर से जाने जा रही हैं
SIR पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुनिए। After the commencement of the SIR, special intensive revision, huge work pressure, inhuman work pressures were given to the BLO. As a result thereof, in West Bengal, 20 persons have committed suicide, and suicide notes are there. 5 persons became ill. 19 persons expired, and 3 persons attempted to commit suicide. Who will be responsible, sir, for this? Election Commission. And it has been pointed out that because of the pressure, we are committing suicide. सरकार की ओर से पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। बिहार चुनाव परिणाम पर तेजस्वी यादव पर तंज किया, कहा कि ये लोग SIR पर सवाल उठाते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग थे जो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का दावा कर चुके थे। 79 से 25 सीट पर आ गए हैं। सुनिए। गोगोई जी, आपका जो कारनामा है, उस कारनामे के कारण आप 27 से 19 पर आए, 19 से अबरी 6 पर पहुंच गए हैं। 6 पर पहुंच गए हैं। अगर यही रहा तो 0 पर, लड्डू पर पहुंचिएगा, लड्डू पर पहुंचिएगा। जरा सुधार अपने आप में करिए, सकारात्मक रोल में आइए। इनके एगो सहयोगी थे, पूरा अपना शपथ ग्रहण का तिथि घोषित कर दिए कि फलना तारीख को हम शपथ ग्रहण लेने के लिए राजभवन जा रहे हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने को बना दिए। अब उनका हश्र जानिए सभापति महोदया, 79 से 25 पर आ गए, 25 पर आ गए। तो ये हश्र है, यही हाल है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं राज्यसभा में, जहां आज का ज्यादा समय वंदे मातरम पर बहस को समर्पित रहा। लोकसभा तो कल गरमाई थी, आज राज्यसभा भी गरमा गई अमित शाह और खड़गे की बहस के चलते। No, unless he yields, how I can? Unless he yields, how I can? मान्यवर, 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब आपका समय आएगा। Garge ji, सभापति you are going to get your time. Please wait. Garge ji, you are going to get your time. Please wait. Let him speak. पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं। उन्होंने लोकसभा में वंदे मातरम की बहस पर जो सवाल खड़े किए गए कि इस बहस की जरूरत क्या है या ये बहस बंगाल चुनाव के लिए हो रही है, इसके जवाब दिए। सुनिए। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई, और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे, वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक हुआ। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। आगे कांग्रेस को घेरते हुए शाह ने कहा कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए तो इमरजेंसी लगा दी गई। कल जब लोकसभा में चर्चा हुई तो गांधी परिवार के दोनों सदस्य सदन से गैर हाजिर थे। सुनिए। 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था।
क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। शाह के इन कटाक्ष का जवाब दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पहले तो खड़गे समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने राज्यसभा में वंदे मातरम के नारे लगाए। एक सदस्य सो रहे थे जिन पर खड़गे नाराज होकर क्या तंज कर गए वो भी सुनिए। वंदे वंदे वंदे, आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। खड़गे ने आगे कहा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और गृह मंत्री अमित शाह भी वही करते हैं। जब महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो कांग्रेस के लाखों स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए, लेकिन आप लोग ब्रिटिश के पास नौकरी कर रहे थे। सुनिए। महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। इस बहस के अलावा राज्यसभा में कुछ जरूरी मुद्दे भी उठे, सवाल भी उठे। जैसे भाजपा नेता किरण चौधरी ने हरियाणा के किसानों का मुद्दा उठाते हुए यूरिया और फर्टिलाइजर पर सवाल पूछे। जेपी नड्डा ने जवाब भी दिया। एक मैल प्रैक्टिसेस बहुत होती हैं जिसके अंदर जब यूरिया दिया जाता है या जब फर्टिलाइज़र दिया जाता है तो ज़बरदस्ती उनको जो है कुछ ना कुछ और लेने के लिए मजबूर करा जाता है, जिससे आर्थिक जो है बहुत उनके ऊपर संकट पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मंत्री जी से कि इस चीज़ को भी संज्ञान में लिया जाए और एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाया जाए ताकि ये इस तरह की जो काम हो रहे हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त जो है पेनलाइजेशन हो। जहाँ तक उनसे ये कहा जाता है कि आप इसके साथ साथ कुछ और सामान लिया जाए, वी सर्टनली द मिनिस्ट्री विल discuss this issue with the dealers and with the companies and we'll see to it that such type of activities जिससे farmers को दिक्कत आए इसका हम ध्यान रखें, दिक्कत ना आए इसका हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत सेक्शन 19 के तहत उन पर एक्शन होता है और वो उसको हम प्रोहिबिट करते हैं मार्केट में आने से, जिस कंपनी का भी पकड़ाता है, आगे क्वेश्चन आया है उसमें हम उसका जवाब देंगे, जिस कंपनी का भी पकड़ाता है उसकी सब्सिडी में जो पेमेंट अमाउंट बचा हुआ होता है उससे हम उसको हम सीज करते हैं और उस पर हम पेनाल्टी लगाते हैं। इस बात को हम करते हैं। झारखंड से जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट्स की मांग की, खासकर भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों के लिए। सुनिए। जब 11.8 बिलियन डॉलर के नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में ज़्यादातर हिस्सा कुछ चुनिंदा राज्यों राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि पूर्वी एवं मध्य भारत के राज्य जैसे झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर, जहां भूमि, जल स्रोत और खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, वहां नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष नीति, अतिरिक्त प्रोत्साहन या क्षेत्र विशेष निवेश पैकेज लाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ तो कब तक? इसका जवाब भी आया ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से, वो भी आपको सुनना चाहिए। If I can tell, if at all in the any sector, if it can be really decentralized, it is only in renewable energy sector. As far as energy sector is concerned, if you want to do a hydro project where there is a river, where there is a water, there only you can do it. As far as coal is concerned, means thermal power is concerned, either you have to transport the coal. If you want to generate in South India, you have to transport the coal from this side to that side. But whereas renewable energy is in real sense, it is decentralized. Only thing is, state should take the interest. अंत के कुछ सवाल सुनकर अच्छा लगा ना? चुनते तो हम आप इन्हीं जरूरी सवालों के लिए हैं सांसदों को, पर सांसदों या कह लें राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे अलग रहते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि सदन ठप नहीं है, चर्चा हो रही है, संवाद हो रहा है। उम्मीद है वंदे मातरम और एसआईआर के बाद प्रदूषण, इंडिगो, गिरते रुपए आदि जैसे जरूरी मुद्दों पर भी संसद में बहस निर्बाध रूप से होती रहेगी। आप किस मुद्दे पर संसद में बहस होते देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।
आपके लिए जानकारी जुटाने में मेरी मदद की थी प्रत्युष रौनक ने, शूट किया है मोहित ने। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।